नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही साथ पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारियां भी देते हैं और अंत में आपको बताते हैं आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आम के फलों को पकाने का सही तरीका और वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के प्रसाद के पास, वो विस्तार में बताएंगे आपको इस विषय के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आम के फलों को पकाने की जो विधियां हैं वो किस किस तरीके से हम लोग पका सकते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं भारत सरकार द्वारा जो अच्छी विधियां हैं जिनसे सेफली प्रिपेयर किया जा सकता है, मैंगो को पकाया जा सकता है, उन विधियों की आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम मार्केट में आ चुका है, तो अब जो है उपभोक्ता को सबसे सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि कौन सा फल जो है वो सेफली राइपन हुआ है। तो इसमें सर्वप्रथम कुछ तरीके हैं। जैसा कि पहला तरीका है कि फल जो आम का पका हुआ फल है उसको अगर आप पानी में डुबाएंगे तो अगर वो पानी में डूब जाता है तो इसका मतलब है कि वो सेफली जो है राइपन है, नेचुरली राइपन है। अगर वो तैरता है, फ्लोट करता है, तो इसका मतलब है कि वो आर्टिफिशियली रासायनिक तरीके से पका हुआ है। दूसरा जो इसका तरीका है वो है कि इसकी जो विजिबिलिटी है, अगर आप देखेंगे जैसे इस फल को जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इस फल में जैसा आप देख पा रहे हैं कि धब्बे, ग्रीन पैचेस आपको दिखेंगे, तो समझ जाइए कि ये फल जो है वो रासायनिक तरीके द्वारा पका है, प्राकृतिक तरीके से नहीं पका है। क्योंकि जो राइपनिंग का जो प्रोसेस होता है, फलों का राइपनिंग का प्रोसेस इंटरनली स्टार्ट होता है और उसके बाद वो एक्सटर्नली जो है पील की तरफ, जो छिलके की तरफ जाता है, अंदर से बाहर की तरफ। आर्टिफिशियल राइपनिंग में ये प्रक्रिया मान के चलिए कि थोड़ा अलग दिशा में चलती है, बाहर से अंदर की तरफ चलती है। और इसके साथ साथ और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि अगर आप फल को प्रेस करें, दबाव पे अगर यूनिफॉर्म है वो, तो इसका मतलब है कि वो सही तरीके से पकाया गया है। अगर अनइवन है, कहीं सख्त है, कहीं जो है वो ज़्यादा दब रहा है, उस केस में इसका मतलब है कि फल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पकाया गया है, रासायनिक तरीके से पका है। इसके साथ साथ अगर हम फलों को स्मेल करें तो स्मेल करते वक्त अगर उसके अंदर एसिडिक फ्लेवर टाइप की जो है स्मेल आती है, तो इसका मतलब है, चांसेस हैं कि वो रासायनिक तरीके से पकाया गया है। अब जहाँ तक रही बात नेचुरल तरीके से कैसे पकाया जाए, तो इसके कुछ तरीके हैं जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। राइस, चावल के डब्बे में आम को रखना, उसको पकाना, कार्डबोर्ड में या भूसे में आम को रखना, उसको ढक के रखना। आम एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अगर इसको परिपक्व स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाए, और परिपक्वता का पहचान होता है कि जैसे जब आप हार्वेस्ट करेंगे और उसको जब पानी में डालेंगे, अगर जो पानी बाहर गिर रहा है वो पानी का वेट और आम का वेट अगर बराबर है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 और उससे अधिक है। और उस एक स्पेसिफिक ग्रेविटी पे अगर आम के सभी फलों को तोड़ा जाए तो मान के चलिए कि वो परिपक्व मतलब मैच्योर आम है। अब उस मैच्योर आम को अगर हम राइपनिंग करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो आम राइप होता है। और उस केस में हमें क्या करना है कि घरों में, जैसे मैंने बताया कि राइपनिंग के लिए दोनों चीजें चाहिए होती हैं। एक, हीट, गर्मी जो है फलों को चाहिए ताकि उसकी राइपनिंग अच्छे तरीके से हो। और दूसरा, जो इथिलीन इससे रिलीज होता है, जो इथिलीन की गैस प्राकृतिक रूप से इससे रिलीज होती है, उसकी ट्रैपिंग जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो वो ट्रैपिंग जो है, जैसे धान में, राइस में जब रखा जाता है आम को ढक के, उसका यही कारण है कि वो ट्रैपिंग जो है, जो इथिलीन गैस निकल रही है उसकी ट्रैपिंग होती है, वो जो इथिलीन गैस रिलीज हो रही है वो खुद उसको राइपनिंग को बढ़ाता है। विक्रेता किस तरीके से राइपनिंग कर सकते हैं? प्रेजेंटली जो है जो कैल्शियम कार्बाइड जो है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा बैन है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही गंभीर विषय है, बिकॉज जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है उसके अंदर जो है आर्सेनिक और जो हैवी मेटल्स की जो रेसिड्यूज हैं वो आम पर बच जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो। FSSAI और भारत सरकार दोनों इस पर बहुत गंभीर है और इसमें सज़ा का प्रावधान है। मिनिमम 6 महीने कारावास और साथ ही जो है जुर्माना, दोनों जो सज़ा, दोनों तरह की सज़ा का प्रावधान है। तो विक्रेताओं को सबसे पहले तो ये करना है कि कार्बाइड किसी भी कीमत पर कार्बाइड से फलों को ना पकाएं।
तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइडल बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि इथिलीन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, इथाफोन को यूज़ किया जा सकता है। FSCI द्वारा कहा गया है कि इथिलीन गैस जो है 100 ppm की कंसंट्रेशन, 100 ppm की मात्रा से कम और 100 ppm से 150 ppm तक भी जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आम और बाकी फलों में भी। तो ये जो है ये सेफ अल्टरनेटिव्स हैं। इथिलीन का जो एप्लीकेशन है वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप से इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, जिससे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हमें चीज़ बहुत स्पेशल ध्यान रखना है कि इथिलीन जब हम लोग अप्लाई करें उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो फल के साथ ही साथ ह्यूमन के साथ, इंसान के साथ, दोनों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जितना हो सके ना के बराबर कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि ये इथिलीन गैस भी जो है हाई कंसंट्रेशन में अगर डायरेक्ट एक्सपोज होता है बॉडी को तो दैट वो अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए भी। इसको डायरेक्ट फलों के ऊपर कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको गैस फॉर्म में हम स्प्रे वगैरह करा सकते हैं। जो भी फलों का एनवायरनमेंट है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उस पर हम लोग इसको जो है एक तरह से फ्यूमिगेट या एक तरह से उसको स्प्रे करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पाउचेज हैं जिसके अंदर इथिलीन जो है एम्बेड किया जाता है सॉल्ट्स के साथ, और उन सॉल्ट्स के साथ एम्बेड करने के बाद ये पाउडर फॉर्म में, पाउच फॉर्म में इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसको 5 kg और 10 kg के डब्बे में इसको प्लेस कर दिया जाता है और इसको जो है पानी में डुबा के भी इसको वहाँ रख दिया जाता है ताकि इथिलीन गैस उसमें रिलीज हो और प्रॉपर राइपनिंग हो। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी जो मात्रा है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100 ppm के नीचे हो। इसी तरीके से जो दूसरा तरीका है राइपनिंग का वो है इथाफोन, इथरेल। इसमें लिक्विड फॉर्मुलेशन रहता है, इसका जो है 100 ppm का जो कंसंट्रेशन का घोल बनाकर और उसको स्प्रे फॉर्म में जो है अप्लाई किया जा सकता है। और साथ में जो ये कंप्रेस्ड इथिलीन है इसको भी यूज़ किया जाता है। कंप्रेस्ड जो गैसियस फॉर्म में है इसका स्प्रे किया जाता है, कमरे में जो है फलों को क्रेट्स में रखकर उसको कमरे को स्प्रे करके और उसको बंद किया जाता है। इन सब में ये खास ध्यान देना है कि जो कंसंट्रेशन है, जो कि इसके दिशा निर्देश इसमें दिए हुए हैं कि इस दिशा निर्देश के साथ अगर ये किया जाए तो उतनी कंसंट्रेशन 100 ppm की मेंटेन रहेगी। तो ये जो मेथड्स हैं, ये सब मेथड्स जो हैं मिडिल बिजनेस जो है उनके लिए ये सब बहुत उपयुक्त हैं। इसके बाद के भी कुछ तरीके हैं। आपका पहला आता है इथिलीन जनरेटर्स, जिसके अंदर लिक्विड इथिलीन को डाला जाता है। इथिलीन जनरेटर की मशीन होती है और उसके अंदर रेगुलेटर्स लगे रहते हैं जिससे 100 ppm की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है और उसको जो है राइपनिंग चैम्बर्स में यूज़ किया जाता है कि वो गैस को रिलीज करे और राइपनिंग करे। हमें बात बताने में बड़ी गर्व महसूस हो रही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की मदद से मुजफ्फरपुर बाजार समिति के कुछ किसान, इन लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और इन लोगों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ, जिसमें इन्होंने नेचुरल राइपनिंग इथिलीन जनरेटर्स और जो लो कॉस्ट राइपनिंग चैम्बर्स हैं उनका निर्माण यहाँ के दिशा निर्देश में उनका निर्माण कर और उससे जो है सेफ तरीके से राइपनिंग कर और उसको एक ब्रांड के साथ कि ये नेचुरली सेफ राइपन्ड फ्रूट्स हैं, उस ब्रांड के साथ जब उन्होंने उसको मार्केटिंग की तो आज भी वो लोग संपर्क में हैं और बताते हैं कि उनको बहुत अत्यधिक मुनाफा हुआ है और वो विश्वविद्यालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते रहते हैं। सेफली राइपन्ड फ्रूट्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर इनको रखकर और किसान इसको बेच सकते हैं फलों को और अधिक मुनाफा ले सकते हैं और इसको एक ब्रांड के तहत बाजार में उतार सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे तरीके हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं और जिनको किसान उपयोग कर सकता है, विक्रेता उपयोग कर सकता है। तो विक्रेता और किसानों से यही हमारा आग्रह है कि कार्बाइड जो मसाला है इसको डिस्करेज किया जाए, इसको टोटली जो है, क्योंकि ये बैन प्रोडक्ट है तो इसको जो है टोटली अवॉइड किया जाए और जो सेफ राइपनिंग मेथड्स हैं इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। और साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, इनको भी हमारा एक संदेश रहेगा कि जब भी आप फल खरीद के लाएं मार्केट से, ये जरूर जाने कि वो किस तरह से फलों को पका रहे हैं और खासकर आप भी फलों की पहचान करें। जो तरीके हमने बताए वीडियो में उन तरीकों को जरूर उपयोग करें ताकि आपको ये पता रहे कि आप जो भी फल खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आपने सुना और समझा कि जब हम आम के फलों को कार्बाइड से पकाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो जाता है। और आपने ये भी जाना कि आम के फलों को पकाने का सही तरीका, वैज्ञानिक तरीका क्या है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो। अब बारी है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने किसान भाइयों के लिए क्या सलाह दी है। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से
से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर बिहार के ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि समस्तीपुर के दक्षिण भाग, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी जिलों में कहीं-कहीं अगले 48 घंटों में हल्की वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 80% तथा दोपहर में 50 से 60% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 18 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आने वाले सप्ताह में मौसम कैसा रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि हमारे मौसम विशेषज्ञों ने किसान भाइयों को मौसम को देखते हुए क्या कुछ सुझाव दिए हैं। किसान भाई, धान का विचरा बीज स्थली में लगाने का काम शुरू करें। 10 जून तक लंबी अवधि वाले धान का विचरा गिराने का उपयुक्त समय है। 10 से 25 जून तक मध्यम अवधि वाले धान का विचरा बोने के लिए अनुकूल समय है। जो किसान धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं, वे लंबी अवधि वाले धान की किस्म की बुआई अगले सप्ताह में कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खरीफ मक्का की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। इसके लिए सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का, गंगा 11 किस्मों की बुआई करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थिस्म द्वारा उपचारित कर बुआई करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। हल्दी एवं अदरक की बुआई करें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में तथा अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। हल्दी के लिए बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अदरक के लिए 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पशुओं के चारा के लिए ज्वार, बाजरा तथा मक्का की बुआई करें। इसके साथ मेथ, लोबिया तथा राइस बीन की बुआई अंतर्वर्ती खेती में करने से चारे की गुणवत्ता बढ़ जाएगी तथा दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्राप्त होगा। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, डखा एवं गलघोटू से बचाव के लिए पशुओं को टीके लगवाएं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस एपिसोड के ज़रिए हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार सुरक्षित तरीके से आम को पकाने का कार्य कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए सुझाव भी दिए। अगर आपका कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम को लेकर, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब सही समय पर दे पाएँ। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।